हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आपका स्वागत है। तो हम लोग आज फिर आ गए हैं अपने टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तो हम लोगों का चल रहा था इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत में हम लोगों ने जो है साहित्यिक साक्ष्य को ख़त्म कर लिया था। अब हम आज बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो काफ़ी कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि जो है क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग लग रही है। तो अभी ये शुरुआती चरण में है और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो है इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत जो है फैक्ट ही है। तो उसमें टॉपिक को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और जो है ऊपर से सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है। तो जैसे जैसे आगे हम लोग स्रोत ख़त्म करेंगे और फिर जैसे टॉपिक मिलेगा उसी हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत जो है इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। तो हमने बताया था कि जो है पुरातात्विक स्रोतों में जो है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, इसको आप स्थापत्य भी कह सकते हो, फिर मुहरें, मृदभांड और चित्रकला और मूर्तिकला रखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। तो आज हम लोग केवल अभिलेखों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, जो है पुरातत्व वो जो है, पहले हम पुरातत्व के बारे में जानते हैं अभिलेखों पे चर्चा करने से पहले, कि पुरातत्व जो है वो विज्ञान है जो जिससे पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन भारत के लोगों के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में पुरातत्व हमारी बहुत सहायता करते हैं। देखिए, जैसे किसी युग के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही जानकारी मिलती है। जैसे क्या कहते हैं, पाषाण काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य तो मिलता नहीं है। तो इस पाषाण काल के ऊपर हम पूरी निर्भरता हमारी पुरातात्विक स्रोतों से ही होती है। और अगर हम सैंधव सभ्यता की भी बात करें, तो यहाँ तो लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जो है इसके भी जो मिले हैं पुरातात्विक सामग्रियाँ, उसके आधार पे सिंधु सभ्यता के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो अब आ जाते हैं अभिलेख पे चर्चा करते हैं। देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं जो है। और भारत के जो है प्राचीनतम अभिलेख जो है सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। इसलिए जो अभिलेख पढ़े जा सके हैं वो प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। और भारत में अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने की जो है परंपरा अशोक के द्वारा ही शुरू की गई। फिलहाल अशोक के पहले भी अभिलेख जो है उत्कीर्ण किए जाते रहे हैं। जैसे पिपरावा से जो धातु मंजूषा मिली है, और यहाँ अजमेर से जो राजस्थान के अजमेर से बड़ली अभिलेख मिला है, तो ये अशोक के पूर्व के हैं। और जैसे ये जो पिपरावा अभिलेख है ये सुकीर्ति बंधुओं का है। सुकीर्ति
बंधुओं का है। इससे बुद्ध के अस्थि अवशेषों के बारे में जो है हमको जानकारी मिलती है। तो अगर और हम प्राचीन अभिलेख की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के बोगचकोई से जो अभिलेख मिला है उसमें जो है मित्तनी नरेश और खत्ती नरेश के बीच संधि का वर्णन है। और वहाँ पे जो है भारतीय अश्व व्यापारियों की बस्ती थी, जहाँ जो है संधि के रूप में वैदिक देवताओं का वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया था। जो इन दोनों राजाओं के बीच मित्तनी नरेश और खत्ती नरेश के बीच जो है संधि हुई थी, तो वहाँ पर जो है वैदिक देवताओं को जो है वो माना गया था साक्षी। तो इन वैदिक देवताओं में क्या है, जो है वैदिक देवताओं के अंतर्गत इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे प्राचीन अभिलेख जो है तो हमने बताया कि ये बोगचकोई जो है हित्तियों की राजधानी थी। इसमें खत्ती नरेश सुबिललिम और मित्तनी नरेश मत्ती उज, इन दोनों के बीच संधि हुई थी और यहाँ भारतीय अश्व व्यापारियों की जो है बस्ती थी। तो इस संधि में इन वैदिक देवताओं को साक्षी के रूप में जो है माना गया था। तो और इस अभिलेख को जो है बीकलर ने 1907 ईस्वी में खोजा था। ये कीलक लिपि में है, देख लेते हैं। (1907) में बीकलर ने इसे खोजा। ये कीलक लिपि में है और इसकी भाषा जो है भारोपीय भाषा है। भारोपीय भाषा है। और ईसा की आरंभिक शताब्दियों से हमें जो है ताम्रपत्रों का भी उल्लेख मिलता है। और भूमिदान अभिलेख जो है ताम्रपत्र पर खुदे मिले हैं। अधिकांश जो है भूमिदान अभिलेख ताम्रपत्रों पर ही खुदे मिले हैं। और सबसे प्राचीन भूमिदान अभिलेख जो है इक्ष्वाक वंशीय शासक, सबसे प्राचीन जो है भूमदान अभिलेख या भूदान अभिलेख इक्ष्वाक वंशीय शासक, इक्ष्वाक वंशीय शासक चांतमूल या शांतमूल का पाटगुंडी गुडम अभिलेख है। पाटगुंडी गुडम अभिलेख है। और जो है उत्तर भारत में सबसे प्राचीन भूमिदान अभिलेख जो है कलचुरी शासक ईश्वर दत्त का है। आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये जो है अभिलेख हमें
अरे देखो, अभिलेख खुदवाने की परंपरा अशोक ने पाषाण शिलाओं या स्तंभों पे जो है उसके अधिकांश अभिलेख, मतलब उसके पूरे अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं या स्तंभों पे जो ही खुदे मिले हुए। तो अभिलेख जो है हमको पाषाण शिलाओं, स्तंभों, मंदिरों की दीवारों, मूर्तियों पर और सिक्कों पर भी खुदे मिले हैं। जैसे दक्षिण भारत के जो है चोल शासक जो हैं उनके अधिकांश अभिलेख जो है मंदिर की दीवारों पे ही खुदे हैं। चोल शासकों के अभिलेख। और मूर्तियों पे जो अभिलेख खुदे हुए हैं मध्य प्रदेश के एरड़ से जो है जो बराह मूर्ति प्राप्त है, हुण नरेश तोरमाड़ का अभिलेख उस पे है। जो मध्य प्रदेश के एरड़ से बराह मूर्ति पर हुण नरेश तोरमाड़ का अभिलेख जो है खुदा हुआ है। तो अभिलेख हमने देख लिया, नोट करिए आप लोग। अच्छा, ये अभिलेख जो है ताम्रपत्रों पे खुदे हैं और ये कुछ अभिलेख प्रशस्तियों के रूप में भी हैं। तो जैसे ताम्रपत्र पे जो अभिलेख हैं, जैसे संजोली ताम्रपत्र अभिलेख जो है हुण शासक तोरमाड़ का है, जो अभी हाल ही में गुजरात से मिला है। गंजाम ताम्रपत्र लेख, ये जो है बंगाल के गौड़ शासक शशांक का है। मधुबन और वंशखेड़ा ताम्रलेख है। इस पे जो है हर्ष के हस्ताक्षर हैं। निधानपुर ताम्रलेख, और जो है खलीमपुर ताम्रलेख। निधानपुर ताम्रलेख से जो है हर्ष के समकालीन कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का है। ये जो है हर्ष के समकालीन कामरूप के शासक ये भास्कर वर्मा का है। और खलीमपुर ताम्रलेख जो है इसमें पाल शासक धर्मपाल की उपलब्धियों का अलंकारिक विवरण मिलता है। ये हो गए कुछ ताम्रलेख, नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, हम बात करते हैं जो अभिलेख प्रशस्तियों के रूप में है। तो जो अभिलेख प्रशस्तियों के रूप में है, तो सबसे प्राचीन प्रशस्ति के रूप में जो अभिलेख है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का, वो खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। उसके बाद प्रशस्ति के रूप में बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो प्रशस्ति के रूप में है।
जूनागढ़ अभिलेख है जो है। और उसके बाद नासिक गुहा प्रशस्ति है। स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ लेख, ये भी प्रशस्ति के रूप में है। तो ये कुछ प्रशस्तियाँ हैं जिसका हम अभी वर्णन करेंगे एक एक करके, इनसे हमको क्या जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ है उसुरी। अगर हम खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें, खारबेल का हाथी गुम्फा, तो ये प्राकृत भाषा में है। इसी में जो है भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। भारत का महाराज शब्द का उल्लेख इसी में सबसे पहले मिलता है। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में, और हाथी गुम्फा अभिलेख में खारबेल की जो है 13 वर्षों की उपलब्धियों की जो है जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं नासिक गुहा लेख की। तो नासिक गुहा लेख एक गौतमी पुत्र 7 करणी की उपलब्धियां जो है इसमें है। तो ये जो है गौतमी पुत्र 7 करणी की उपलब्धि है इसमें उसकी माँ गौतमी बलश्री जो थी, गौतमी बलश्री ने वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय जो है इसको उत्कीर्ण करवाया था। नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र 7 करणी को एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला कहा गया है। क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला कहा गया है जो है। इस प्रशस्ति में क्षत्रिय दर्प को चूर करने वाला कहा गया है जो है। आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये जो अशोक के स्तंभ लेख पे उत्कीर्ण है। ये अभिलेख स्तंभ लेख पहले जो है कौशाम्बी में था। अकबर के समय में जहांगीर इसको जो है इलाहाबाद ले आया, और ये समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति में सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति है। और इसमें समुद्रगुप्त की जो है विजयों का भी उल्लेख मिलता है, और इसके रचनाकार, इसके दरबारी कवि हरिसेन थे। और इससे हमें को जो है अशोक का लेख इस पे है, अशोक स्तंभ जो इस प्रशस्ति है, अशोक का लेख। इस पे समुद्रगुप्त का भी लेख है। जो हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है। इस पे जो है बीरबल का नाम इसमें मिलता है, और जो है इसमें जो है जहांगीर का भी लेख मिलता है, जो जहांगीर का लेख मिलता है। और ये चंपू शैली में है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य
दोनों में है। नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं मालो नरेश यशोधर्मन की मंदसौर प्रशस्ति का। मंदसौर प्रशस्ति का जो है लेखक वासुल था। वासुल ने लिखा है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त किसी के सामने जो है अपना सर नहीं झुकाया, यशोधर्मन ने उसको अपनी चरण वंदना करवाई। जो है मालो नरेश यशोधर्मन की मंदसौर प्रशस्ति, इसके लेखक जो है वासुल। ये इस प्रशस्ति की रचना तो वासुल ने लिखा है कि जो होड़ नरेश जो था मिहिर कुल ने लिखा है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने जो है अपना सिर नहीं झुकाया, यशोधर्मन ने उसको अपनी चरण वंदना करवाई, मतलब वो पराजित किया इसको। अब हम बात करेंगे प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। ये जो है 17 पंक्तियों में है। ये प्रशस्ति जो है 17 पंक्तियों में है और ये विष्णु की उपासना से प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु की उपासना से यह प्रशस्ति प्रारंभ होती है और इस प्रशस्ति का लेखक बालादित्य था। इसकी रचना बालादित्य ने की। अब हम बात करते हैं गरुड़ स्तंभ लेख की। गरुड़ स्तंभ लेख जो है 1877 में इसको कनिंघम ने खोजा था और ये मध्य प्रदेश के बेसनगर या विदिशा में है। इसको हेलियोडोरस ने स्थापित किया था। ये प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। तो 1877 में कनिंघम ने इसको खोजा था। ये मध्य प्रदेश के बेसनगर या विदिशा में है। हेलियोडोरस इसका जो है हेलियोडोरस ने इसको स्थापित किया। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। नोट कर लेते हैं आप लोग। ये अभिलेख जो है भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रशस्ति स्तंभ है। हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का निवासी था और ये यवन शासक एंटियाल किट्स का राजदूत था। वह शुंग वंश के 9वें शासक काशीपुत्र भागभद्र के समय में 14वें वर्ष जो है आया था। या काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में 14वें वर्ष आया था। तो ये हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था।
यवन शासक यवन शासक एंटियालकीड्स का राजदूत था। ये शुंग वंश के शासक, नौवें शासक काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में 14वें वर्ष आया था। इस अभिलेख में जो है एंटियालकीड्स को महाराजस और भागभद्र को त्रातरस कहा गया है। एंटियालकीड्स को महाराजस, एंटियालकीड्स को महाराजस और भागभद्र को त्रातारस कहा गया है। और हेलियोडोरस को लेख में भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस कहा गया है। हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदेवस कहा गया है। ये था जो है, ये अब हम बात करते हैं रवाटक अभिलेख की। रवाटक अभिलेख ये कश्मीर में जो है, सॉरी ये कश्मीर में नहीं, ये जो है अफ़गानिस्तान के सुरकोटल में काफिर का किला नामक पहाड़ी पर है। अफ़गानिस्तान के सुरकोटल में काफिर का किला, अफ़गानिस्तान के सुरकोटल में काफिर का किला नामक पहाड़ी पर, किला नामक पहाड़ी पर है। ये बैक्टीरियाई भाषा और ग्रीक लिपि में है, इस अभिलेख में कुषाणों की वंशावली भी मिलती है। कुषाणों की वंशावली मिलती है। इस अभिलेख में वर्णित है कि कनिष्क के परपितामह कुजुलकड़फिसस, उसके दादा भीमटक्तो या सदस्कन्ना और पिता भीमकड़फिसस और कनिष्क जो है, कनिष्क की मूर्तियाँ जो है कनिष्क के आदेश पर मंदिरों में स्थापित की गई थीं। मतलब कुजुलकड़फिसस, सदस्कन्ना, भीमकड़फिसस और कनिष्क की मूर्तियाँ कनिष्क के आदेश पर मंदिरों में स्थापित की गई थीं। इसमें कनिष्क संवत का भी उल्लेख मिलता है। इसमें कनिष्क संवत का उल्लेख मिलता है। इसमें कनिष्क की उपाधि जो है देवपुत्र, कनिष्क की उपाधि देवपुत्र और सम्राटों का सम्राट, और उसे सम्राटों का सम्राट कहा गया है। नोट करिए। इसमें कनिष्क के राजत्व सिद्धांत तथा कनिष्क द्वारा प्रतिपादित राजत्व सिद्धांत तथा 6 नगरों का उल्लेख है। कनिष्क का राजत्व सिद्धांत तथा 6 नगरों
का उल्लेख है। ये 6 नगर हैं, साकेत, कौशाम्बी, कौंडिन्य, पाटलिपुत्र, चंपा और उज्जैनी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हुबिस्क का मथुरा अभिलेख। हुबिस्क का मथुरा अभिलेख। हुबिस्क का मथुरा अभिलेख, इससे पता चलता है कि श्रेणियाँ जो हैं बैंकों का कार्य करती थीं। श्रेणियाँ जो है बैंकों का कार्य करती थी और इसमें आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख है। आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख है हुबिस्क का मथुरा लेख में जो है। कनिष्क द्वितीय का आरा अभिलेख। कनिष्क द्वितीय के आरा अभिलेख से पता चलता है कि कनिष्क द्वितीय की उपाधि कैसर या सीजर की थी। नोट करिए। अब हम बात करते हैं नागनिका का नानाघाट अभिलेख। ये अभिलेख बौद्धों और ब्राह्मणों को भूदान अभिलेख दिए जाने का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। नागनिका जो है सातकर्णी प्रथम को 18 यज्ञों, जिसमें से 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ जो है 18 यज्ञों को संपन्न करने वाला बताया है। नागनिका जो है अंगीय कुल की महिला थी और वो विधवा का जीवन निर्वाह कर रही थी। वो विधवा थी और नागनिका को ही भारत की प्रथम महिला शासिका बताया गया है। तो नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख ये नागनिका का है। नागनिका का है जो है। तो इसमें सातकर्णी प्रथम को 18 जो है यज्ञों का, जिनमें से 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कराने का श्रेय दिया गया है। और ये ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दिए जाने का जो है सबसे सर्वप्रथम साक्ष्य यही प्राप्त होता है। पतडक्कल अभिलेख। पतडक्कल अभिलेख। पतडक्कल अभिलेख जो है ये बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी का है। इसमें वर्णित है कि विक्रमादित्य ने पल्लवों को 3 बार हराया। उसने कांची कुंड की उपाधि धारण की। लोक महादेवी ने जो है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये चालुक्य शासक, बादामी के चालुक्य शासक, बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य की पत्नी या रानी लोक महादेवी का है। इसमें विक्रमादित्य को बताया गया है उसने पल्लवों को 3 बार हराया। 3 बार हराया और उसने कांची कोंड की उपाधि धारण की। और लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर या लोकेश्वर मंदिर, इसी को कहते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया। ये जो हो गया पतडक्कल अभिलेख। अब हम बात करते हैं हरहा अभिलेख की, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से मिला है और इसकी रचना रवि शांति ने की थी और इसका अनुष्ठाता मिहिर वर्मा था। हरहा अभिलेख
बाराबंकी ज़िले में है। रचना रवि शांति ने और इसका अनुष्ठाता मिहिर वर्मा। इस लेख से हमें जो है कन्नौज के मौखरियों के बारे में सूचना मिलती है। कन्नौज के मौखरियों के बारे में सूचना मिलती है। नोट करिए। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़, ये विशुद्ध संस्कृत में उल्लिखित प्रथम अभिलेख है। 1832 में इसको जेम्स प्रिंसप ने खोजा था और इसमें शक संवत 72 का उल्लेख हुआ है। 1832 में जेम्स प्रिंसप ने खोजा। ये संस्कृत भाषा में है और इसमें शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी जो है इसमें है। यह चंपू शैली में है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों में है। ये चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों में है। नोट करिए। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख आया हुआ है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सूचना देने वाला ये प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख और चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना देने वाला एकमात्र अभिलेखिक साक्ष्य है। इसमें 6 प्रकार के करों का वर्णन हुआ है। 6 प्रकार के कर: बलि, भाग, प्रणय, विष्टि जिसे आप बेगार कहते हैं, शुल्क। बलि, भाग, प्रणय, विष्टि, शुल्क और कर। तो इसमें जो है 6 प्रकार के कर, इनका उल्लेख है। इसमें 3 शासकों के जो है अभिलेख हैं, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और अशोक के। और इसमें 3 शासकों के अभिलेख एवं 4 शासकों का उल्लेख। तो 3 शासकों के अभिलेख जो है, 3 शासकों के अभिलेख में जो है अशोक है, अशोक का अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख है और स्कंदगुप्त का उल्लेख है। और इसमें 3 शासकों के अभिलेख और 4 शासकों का वर्णन। तो ये 3 शासक हो ही गए। चौथा शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इसका वर्णन है। और इसी अभिलेख में स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह का भी जो है वर्णन है। स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह आदि का वर्णन है। नोट करिए। आज थोड़ा मार्कर बहुत फीका चल रहा है, स्याही हमें लगता है। हम दूसरे मार्कर से ट्राई करते हैं।
हम नेक्स्ट अभिलेख बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ये कर्नाटक के मेगुती मंदिर के जो है पश्चिमी दीवार पर उत्कीर्ण है, जो कि बीजापुर में है। तो बीजापुर के मेगुती मंदिर के पश्चिमी दीवार पर उत्कीर्ण है। इसमें कुल 19 पंक्ति और 37 पद हैं इस अभिलेख में, और संस्कृत भाषा और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में है। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है, और लेखक इसके रवि कीर्ति हैं। तो इस अभिलेख में जो है 634, ये अभिलेख 634 ईस्वी में लिखा गया था। 634 ईस्वी में लिखा गया था, जो शक संवत 556 को दर्शाता है। शक संवत 556 को दर्शाता है। इसी लेख में कालिदास एवं भारवी का उल्लेख हुआ है। कालिदास एवं भारवी का उल्लेख इसमें हुआ है। इसी लेख में महाभारत के युद्ध तथा कलयुग के शक शासकों के संवत 556 वर्ष बाद से कालगणना अभिलेख लेखन की तिथि के संदर्भ में शुरू हुई। तो महाभारत के युद्ध और कलयुग के शक शासकों के संवत 556 वर्ष बाद कालगणना जो है अभिलेखित लिखित संदर्भ में शुरू हुई। इस लेख में शक संवत और कलि संवत दोनों का उल्लेख है। शक संवत और कलि संवत दोनों का उल्लेख है। इसी लेख में है जो बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की गजसेना को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की गजसेना को हराया था, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय कहा गया है, और चालुक्य शासकों को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी गई है। तो चालुक्य शासकों पृथ्वी वल्लभ की उपाधि और पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रय। रविकीर्ति जो है अभिलेख में सर्वप्रथम रविकीर्ति ने जिनेंद्र महावीर को नमस्कार किया है जो है, और इसमें पुलकेशिन प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। सर्वप्रथम जिनेंद्र यानी महावीर को नमस्कार किया, और पुलकेशिन प्रथम के द्वारा इसमें अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन जो है नोट करिए आप लोग। इसी अभिलेख में ऐहोल अभिलेख में ही 7 प्रकार के पापों या व्यसनों का वर्णन जो है किया गया है। इसी अभिलेख में पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख इसी में हुआ है, और इस अभिलेख के 37वें पद में रविकीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से की है। तो ये हो गया
क्या कहते हैं, हमारा ये होल अभिलेख। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात अभिलेखों के संदर्भ में कर लेते हैं जो कि परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जो है पुष्यमित्र शुंग ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था। ये भी संस्कृत भाषा में ही है। और कनिष्क का सुई विहार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये है संस्कृत भाषा में है, लेकिन इतिहासकारों ने जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को ही संस्कृत में लिखा गया पहला शुद्ध, मतलब विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख मानते हैं। अशोक का एरागुडी अभिलेख, अशोक का एरागुडी अभिलेख, ये जो है प्रतिलोम लेखन शैली, प्रतिलोम लेखन शैली तथा ब्रास्टोफेडम शैली में है, ब्रास्टोफेडन शैली में है। और सोगौरा ताम्रलेख और महास्थान शिलालेख, भारत में अकाल के समय राशनिंग व्यवस्था जो है राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। तो सोहगौरा ताम्रलेख, आज मार्कर जो है सोहगौरा ताम्रलेख, ताम्रलेख और महास्थान शिलालेख, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है ये अभिलेख, और ये भी अशोक से पहले का माना जाता है। इसमें जो है अकाल के समय राशनिंग व्यवस्था का इसमें जो है उल्लेख हुआ है। और कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख भारत का प्राचीन अभिलेख है जिसे प्रचार अभिलेख कहा जाता है। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जिसे प्रचार अभिलेख कहा जाता है। भट्टिप्रोलु अभिलेख और तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख चांदी के पत्थरों पर लिखे गए हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख जो है दिल्ली में है, ये लोहे के स्तंभ पर लिखा गया है मेहरौली में। तो नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। भट्टिप्रोलु और तक्षशिला, भट्टिप्रोलु और तक्षशिला प्राचीनतम अभिलेख हैं जो चांदी के पत्थरों पर लिखे गए हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लेख लौह स्तंभ पर है। लौह स्तंभ पर है, आप लोग नोट करते चलिए इसको। यवन शब्द का उल्लेख जो है महाराष्ट्र के यवन शब्द का पहली बार उल्लेख महाराष्ट्र के नासिक लेख में हुआ है। यवन शब्द का उल्लेख, यवन शब्द का उल्लेख महाराष्ट्र के नासिक लेख से या नासिक लेख में हुआ है। और पहला शासक गोंडो फर्नीच जो का तख्तेबाही अभिलेख खरोष्टी भाषा में है। पहलो शासक गोंडो फर्नीज का समय 20 ईस्वी से 41 ईस्वी। इसका जो है तख्तेबाही अभिलेख
बाही अभिलेख ये जो है खरोष्ठी भाषा में है, खरोष्ठी लिपि, सॉरी ये खरोष्ठी लिपि में है। और खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से ही जो है, खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना मिलती है। सर्वप्रथम युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना मिलती है। आप लोग नोट करिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची अभिलेख पंचमंडली या ग्राम पंचायत का उल्लेख करता है और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु मंदिर के निर्माण के लिए ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची लेख पंचमंडली या ग्राम पंचायत का उल्लेख करता है और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख विष्णु मंदिर के निर्माण के लिए ग्राम दान दिए जाने का विष्णु मंदिर जो है रामदेव। मिहिरभोज के चतुर्भुज मंदिर में जो है ग्वालियर अभिलेख में मिहिरभोज के चतुर्भुज मंदिर के ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का अभिलेखिक साक्ष्य मिलता है। शून्य का अभिलेखिक साक्ष्य मिलता है। नोट करिए आप लोग। शक शासक रुद्रदामन और पाल शासक गोपाल को उनकी प्रशस्तियों में जनता द्वारा निर्वाचित शासक बताया गया है। प्रशस्तियों में जनता द्वारा निर्वाचित शासक बताया गया है। ऐसा है, मार्कर बहुत फीका चल रहा है, लेकिन आप लोग हम बोल रहे हैं तो आप लोग नोट करते चलिएगा। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख जो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख है और सर्वप्रथम बेंगी के चालुक्य वंश ने अपने लेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया। तो अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। ये जो है, जब आप अयोध्या जाएंगे तो साकेत काले से पहले रानोपाली में जो रेलवे लाइन आई है, सड़क के दाहिने साइड जाएंगे तो वहाँ बाबा संगत बख्शी की समाधि है। उनकी समाधि की जो है ड्योढ़ी पंजाब जिसको आप कहते हैं, दरवाजे के पास जो है ये अभिलेख उत्कीर्ण हुआ है। और बेंगी के चालुक्य
सबसे पहले अपने अभिलेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया है, तेलुगु भाषा का प्रयोग किया है। सप्ताह के दिनों के बारे में सूचना 484 ईस्वी के एरण अभिलेख से हमें मिलती है। नोट करिए। और गहड़वालों के अभिलेख में, गहड़वालों के अभिलेखों से हमें तुरुष्क दंड और जलकर की सूचना मिलती है। जलकर की सूचना, तुरुष्क दंड जो है वो है जैसे सल्तनत काल में जजिया लागू किया गया था तो ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था जो है, और गहड़वालों के समय में तुरुष्क दंड ये मुस्लिमों से वसूला जाता था, ये मुस्लिमों से लिया जाता था। तो नोट करिए आप लोग। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ये अभिलेख 510 ईस्वी का है जो है, और ये 100 इसमें गुप्त संवत 191 उत्कीर्ण है, गुप्त संवत 191। आप लोग नोट करिए इसको। यशोधर्मन के अभिलेख में हमको सिंचाई के लिए रहट का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख में सिंचाई के साधन के रूप में रहट या अर्घट घटी यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। रहट या अर्घट घटी यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ? यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में, यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में। और चोल शासकों में सर्वप्रथम राजराज चोल ने, मतलब राजराज प्रथम ने जो है अभिलेखों में ऐतिहासिक भूमिका या प्राकथन जो है लिखने की परंपरा शुरू की जो है। और चोल शासकों के अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में हैं। आप लोग जैसे कोई बुक खोलते होंगे तो पेज पे लिखा रहता प्राकथन या भूमिका जो है, तो अभिलेखों में सर्वप्रथम भूमिका देने का काम चोल शासक राजराज प्रथम ने किया। तो राजराज प्रथम ने ऐतिहासिक भूमिका, चोल शासक राजराज प्रथम ने अभिलेखों में ऐतिहासिक भूमिका या आप कहते हैं प्राकथन। इन्होंने सबसे प्रथम ये परंपरा शुरू की। और चोल शासकों के अभिलेख जो है संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में है। तो ये था जो है कुछ अभिलेखों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे। अब हम अभिलेखों के थोड़ा महत्व पे चर्चा करते हैं कि इनका क्या महत्व है। अभिलेखों का महत्व, तो अभिलेखों का महत्व, जैसे अभिलेखों से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। जैसे सातवाहन वंश के बारे में सूचना हमें अभिलेखों से मिलती है। बृहद वंश के बारे में सूचना हमको ताम्रलेखों से मिलती है। तो सातवाहन के बारे में सूचना, सातवाहन वंश के बारे में सूचना अभिलेख से
बृहद फ्लायन वंश के बारे में सूचना ताम्रलेखों से मिलती है। अच्छा, कहीं कहीं जो है अभिलेखों की प्राप्ति जहाँ होती है वहाँ उस राज्य का जो है उस शासक के राज्य की सीमा भी माना जाता है, या माना जाता है कि जिस स्थान पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो स्थान संबंधित शासक के अधिकार में था। लेकिन मुद्राओं के संबंध में ये जो है बहुत सावधानीपूर्वक विचार जो है मुद्राओं के संबंध बहुत सावधानीपूर्वक ये विचार करना चाहिए कि मुद्रा की प्राप्ति अगर इधर उधर कहीं मिली है तो ये मत समझ लेना कि संबंधित शासक का अधिकार वहाँ था, क्योंकि कभी कभी मुद्राएं यात्रियों के द्वारा भी इधर उधर जो है पहुँचाई जाती हैं। तो अभिलेख की यही खासियत, अगर अभिलेख जिस राज्य में या जिस जगह मिला है तो संबंधित शासक का अभिलेख वहाँ माना जाता है। और अभिलेखों से हमें जैसे खारबेल और रुद्रदामन जैसे शासकों के बारे में पता चलता है। खारबेल और रुद्रदामन जैसे शासकों के बारे में पता चलता है। और अभिलेखों से हमें खारबेल और समुद्रगुप्त जैसे शासकों के बारे में सूचना मिलती है कि ये जो है संगीत में प्रवीण थे। तो कभी कभी अभिलेखों की सीमाएं भी ज्ञात हो जाती हैं या पता चलता है, जैसे कि गुप्त वंशावलियों में रामगुप्त और स्कंदगुप्त की सूचना जो है हमें अभिलेखों से नहीं मिलती है। तो ये इसकी सीमाएं स्पष्ट कर देते हैं कि रामगुप्त और स्कंदगुप्त की सूचना गुप्त वंशावलियों में हमें अभिलेखों में नहीं मिलती हैं जो है। अच्छा, अभिलेखों का इतना महत्व है दोस्तों कि D.R. भंडारकर जैसे महान इतिहासकार ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही उनका इतिहास लिखने का प्रयास किया। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही उनके इतिहास को लिखने का प्रयास किया। अशोक के अभिलेखों के आधार पर जो है अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। ये है दोस्तों अभिलेखों का महत्व जो है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो है। अच्छा हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं। अभिलेखों की परंपरा आज भी है, कैसे हम बता रहे हैं। ये मत भूल जाइए कि अभिलेख अब नहीं लिखे जाते हैं या उत्तीर्ण किए जाते हैं, बस समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, उसके हिसाब से अभिलेखों को लिखने का जो तकनीक थी वो भी बदल गई है। जैसे इंडिया गेट पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जो इंडिया गेट है उस पे ये विश्व युद्ध में शहीद हुए जो है सैनिकों के नाम है। विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम हैं। सैनिकों के नाम हैं दोस्तों, ये अभिलेख ही हैं। जैसे आजकल कोई रोड बनता है, कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग बनती है या कुछ और बनता है, उसका शिलान्यास किया जाता है। जैसे रोड कोई बना तो एक बोर्ड ऐसे जो है लगा दिया जाता है, ऐसे उस पर लिख दिया जाता है ये रोड की लंबाई कितनी है, इसका उद्घाटन किसने किया या शिलान्यास किसने किया, इसका लागत कितनी आई जो है। तो ये भी अभिलेख ही हैं। ऐसे जो है और जो बिल्डिंगें बनती हैं या उसमें संबंधित नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होता है शिलान्यास करता है, उससे ये लिखा जाता है। तो ये भी अभिलेख ही हैं। तो अभिलेखों का महत्व ये है। अशोक जैसे शासकों ने अभिलेखों के माध्यम से ही इतनी लोकप्रियता पाई। जैसे उन्होंने
जन सामान्य की भाषा में अपनी राजाज्ञाओं को अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाया। प्राकृत भाषा में बुद्ध, प्राकृत भाषा में जो है पाली भाषा जो आमजन की भाषा पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। बुद्ध महावीर जैसे जो है तीर्थंकर और जैसे जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी, पाली भाषा बौद्ध धर्म की, प्राकृत भाषा में जो है अशोक ने ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में अशोक ने अपने अभिलेखों को लिखवाया। ये सब जो है आम लोगों की भाषा थी, जन सामान्य की भाषा थी, इसलिए इसी भाषा में इन्होंने अपना प्रयोग अभिलेखों का प्रचार किया। अशोक ने तो इतनी लोकप्रियता दोस्तों पाई जो है, नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ का कोई जो है आदमी विदेश गया, कहीं गया तो उसका नाम मान लो राम कपूर है, तो दोस्तों विदेश से लौटता है तो अपने आप को कहता है मैं राम कूपर हूँ। बताइए, समीरा नाम है तो वहाँ से आती है तो अपने आप को कहते हैं समारा। बताइए, विजय नाम है, जैसे विजय नाम है तो अपने आप को विजय बताते हैं, विजय बताते हैं। ये एक जगह वाई लिख देते हैं। जैसे और देख लीजिए, पाल है, मान लो पाल किसी का नाम कोई पाल करके है, PAL, तो वहाँ जाते हैं पॉल हो जाते हैं, पॉल जैसे PAUL ये हो जाते हैं, तो ये है, तो ये कहाँ लोकप्रियता पाएंगे? ये अशोक ने यही किया दोस्तों। अशोक ने आम लोगों की भाषा में जो है अपनी राजाज्ञाओं को लिया, उनके समझ में आई, वो इतना महान होगा। तो डॉक्टर भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने उनके इतिहास को लिखने का प्रयास अभिलेखों के आधार पर ही किया। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। और रही बात क्लास इंटरेस्टिंग क्या बनाया जाए, अभी शुरुआती हैं तो फैक्ट ही इसमें स्रोत में रहेंगे। आगे जैसे जैसे टॉपिक हमें मिलेगा तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि बोरिंग क्लास ना हो। भाई इतिहास सब्जेक्ट है, फैक्ट है तो बोरिंग रहेगा ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।